दोस्तों हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम, रेलवे, एसएससी। उसमें जो साइंस पूछा जाता है वो दोस्तों वो 10th लेवल तक के की साइंस पूछी जाती है दोस्तों। तो हमको एक बेसिक नॉलेज क्रिएट हो सके करके हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। क्लास 7th की एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों नोट्स के हिसाब से। जो कंपटीशन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों, वो मैं सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूँ दोस्तों। पादपों में पोषण कैसे होता है वो डाल दिया हूँ, और प्राणियों में पोषण कैसे होता है ये भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में मैं 2 लेक्चर इकट्ठे डिस्कस करूंगा, 2 चैप्टर इकट्ठे, एक रेसो से वस्त्र तक के डिस्कस करूंगा, और उष्मा, है ना। 2 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को विजिट करके आप प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। देखिए दोस्तों, नोट्स के हिसाब से कक्षा सातवीं विज्ञान, है ना। विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। इसमें हमको रेशों से वस्त्र तक का अध्याय है दोस्तों। इसमें, है ना, ये अध्याय में रेशों से वस्त्र तक, इस अध्याय में रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया में बताया गया। क्लास 6 में भी हमने पढ़े थे, तो वो भी ऐसी चैप्टर था, लेकिन उसमें बेसिक था। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस अध्याय में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे तंतु या रेशों के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऊन और रेशम के रंगे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, यानी लिखा हुआ है ऊन और रेशम के रेशे, यानी रेशे किससे प्राप्त किया जाता है, जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ये बताया गया यहाँ पे। ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ऊन और रेशम के रेशे यानी तंतु जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। किससे? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों जानतव रेशे कहते हैं। जानतव रेशे, जनतव रेशे कहते हैं दोस्तों, ये पता होना है। देखो, जनतव रेशे, है ना, जनतव रेशे कहते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त, यानी कि जंतुओं का मतलब है एनिमल से दोस्तों। यहाँ पे एनिमल से प्राप्त किए जा रहे हैं जो तो उन्हें कहते हैं। तो जंतुओं से मिलने वाले रेशे को जानतव रेशे कहते हैं। जानतव रेशे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि ऊन, रेशम, है ना, ये सब ऊन, रेशम, है ना। जानतव रेशे के उदाहरण जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब चीज से मिलने वाले रेशे होते हैं, तो उन्हें कहा गया है दोस्तों। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को कहा गया है जानतव रेशे कहा गया है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जैसे ऊन और रेशम, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको जानतव रेशे कहा गया, याद रखना है। बात करते हैं अपन अब ऊन की। ऊन क्या होता है ना। ऊन क्या होता है इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं ऊन क्या होता है। ऊन रेशेदार प्रोटीन से बना एक मुलायम और घना रेशा होता है। ऊन जो होता है रेशेदार प्रोटीन से बना एक मुलायम और घना रेशा होता है। यह भेड़, बकरी, याक, ऊंट वगैरह जैसे यानी और कई सारे जानवरों के बालों से मिलता है दोस्तों। जानवरों के बालों से मिलता है। ऊन के कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भेड़, बकरी और याक से प्राप्त होता है। याक सुने होंगे, एक एनिमल होता है याक, है ना। तो ऊन प्राप्त करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो याक जो है ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है दोस्तों। याक जो है ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है ना। भैंसे टाइप का होता है, ये भैंसा टाइप का सींग भी होते हैं उसमें, लेकिन उसमें बाल ज़्यादा होते हैं, उसको याक कहते हैं। तो तिब्बत और लद्दाख ये पता रहना चाहिए, कहाँ पाया जाता है? तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है याक। इसके अलावा अंगोरा नस्ल की बकरी कहाँ मिलती है करके पूछा जा सकता है। ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, अंगोरा नस्ल की बकरी। अंगोरा बकरी कहाँ पे? ये बकरी होती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। एक कश्मीरी बकरी होती है दोस्तों, कश्मीरी बड़े बड़े सींग होते हैं उसकी, और उसके ऊपर भी बाल होते हैं, है ना, जिसके मुलायम बाल होते हैं, जिससे सालें बनाई जाती है। जिससे क्या बनते हैं? साल, जो उड़ने वाला सालें बनाई जाती है दोस्तों। और सालें जो बनती है तो इसको क्या कहते हैं? पश्मीना साल कहते हैं। जो सालें बनाई जाती है इसको पश्मीना साल कहते हैं दोस्तों, ये पता होना। जो साल बनाते हैं वो साल का नाम ही है, क्या बोलते हैं उसको? पश्मीना साल कहते हैं दोस्तों। जो साल बनती है ना कश्मीरी बकरी से, उसको पश्मीना साल कहते हैं। ऊंट को तो आप जानते ही हैं, ऊंट कहाँ पे पाया जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये ऊंट, है ना, ऊंट से प्राप्त किया जाता है। लामा से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। लामा भी एक प्रकार का हिरण जैसे दिखता है ना। उस पर बहुत सारे बाल होते हैं, काले काले, है ना। तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है ये लामा। उसके अलावा है अल्पाका।
पेका या पाका, इंग्लिश में लिखा रहता है अल्पाका, यानी ALPACA, अल्पाका। ये जो दोस्तों कहाँ होता है, ये तो दुबले पतले शरीर वाला जानवर है। ये लंबे पैर, गर्दन होती है इसकी थोड़ी सी ऊंची, छोटे सिर, बाल, नुकीले कान, है ना, और ये मुलायम ऊन से ढके हुए होते हैं, ऊन से ढके हुए रहते हैं। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, लामा और क्या है, अल्पाका, अल्पेका लिखा है यहाँ पे, अल्पाका इंग्लिश में, अल्पाका या अल्पेका, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इन सबसे ऊन निकाला जाता है, ऊन खींचा जाता है, काटा जाता है। तो ये याद रखना है। याक कहाँ मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा नस्ल की बकरी जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी बकरी कहाँ पे मिलेगी, तो ये कश्मीर में ही मिलेगी। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, है ना इसको, लामा, और ये कहाँ मिलेगा, अल्पेका, अल्पाका या अल्पेका, ये दक्षिण अमेरिका में होता है दोस्तों, इनसे खींचा जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लें दी हुई है यहाँ पे, भेड़ों की कुछ नस्लें दी हुई है, तो इनसे रिलेटेड जानकारी अपने को पता होना। भेड़ों की नस्लें दी गई है तो इनसे रिलेटेड जानकारी कुछ पता होना अपने को, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, है ना। तो देखो, भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, जैसे एक लोही नाम की आती है दोस्तों, लोही नाम की भेड़ की अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन होते हैं इसमें, है ना, अच्छी गुणवत्ता वाला जो ऊन होता है वो लोही नाम की नस्ल से होता है। भेड़ों की नस्ल है लोही, है ना। ये कहाँ, राजस्थान और पंजाब में मिलती है दोस्तों, याद रखना है किस राज्य में पाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कई बार, है ना। तो लोही जो है अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन मिलता है इससे, और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसायर नाम की नस्ल है भेड़ की। ये भूरा ऊन देती है दोस्तों, भूरी ऊन देती है। ये भूरी ऊन खींचते हैं, इससे निकालते हैं, है ना, काटते हैं, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भूरी ऊन वाली पाई जाती है, जिसका नाम है रामपुर बुसायर। उसके अलावा नाली नाम की एक नस्ल है भेड़ की, नाली, है ना, नाली या नली भी बोलते हैं उसको, नस्ल है। ये जो है दोस्तों, ये गलीचे के ऊन बनाए जाते हैं, इससे गलीचे बनाए जाते हैं, इसके ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है दोस्तों, याद रखना है ना। इसके अलावा दूसरी नस्ल है जिसका नाम है बाखरवाल नाम की जो नस्ल है, ये ऊनी सालों के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी साल जो बनाते हैं, उड़ने वाला साल, है ना, जो ठंडी में बचाता है अपने को, ऊनी वाला साल, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है दोस्तों। मारवाड़ी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी, इससे मोटी ऊन निकलते हैं, और रूच ऊन मोटी ऊन और रूच ऊन निकलते हैं, गुजरात में मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं एक बार। मारवाड़ी नाम की भेड़ों की नस्ल कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। ये पाठनवाड़ी इंपॉर्टेंट है, पाठनवाड़ी जो है, होजरी बोलते हैं इसको, हजौरी लिखा है ना, बुक में भी हजौरी लिखा था, लेकिन होजरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है, पाठनवाड़ी नस्ल की भेड़ होजरी के लिए जो प्रसिद्ध है, वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, याद रखना है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। होजरी बनती है दोस्तों इससे, होजरी जैसे मोजे बनते हैं, साल बनता है, होजरी का कपड़ा सुने हो आपने, वो वैसे वाला बनता है होजरी, है ना। तो पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ गुजरात में पाई जाती है, इससे होजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ एनसीईआरटी में इतने ही नाम लिखे हुए थे, तो ये अपने को पता होना कहाँ पे कौन सी पाई जाती है। मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे अपने को पता होना कि यहाँ पे ये पता होना अपने को कि रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो रेशों को ऊन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, रेशों को ऊन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसका प्रक्रम दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या करते हैं करके। तो इसके बारे में अपने को पता होना दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, है ना, इसलिए। तो देखो, रेशों को ऊन में बदलने के प्रक्रम को ऊन का प्रसंस्करण कहते हैं दोस्तों, ऊन का प्रसंस्करण कहते हैं, है ना। ऊन के प्रसंस्करण में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कतरना, छीलना, छाटना, रंगना, सीधा करना, रोल करना, कंघी करना, ये सब कई सारी चीज़ें शामिल होती है दोस्तों। सबसे पहले भेड़ों के शरीर से ऊन को काटा जाता है, इस प्रक्रिया को कतरना कहते हैं, है ना। फिर ऊन को टंकियों में भरकर अच्छी तरह से धोया जाता है, इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, वाली चीज़ याद रखो, ऊन की कताई करें। सबसे पहले भेड़ों के शरीर से ऊन को काटा जाता है, इस प्रक्रिया को कतरना कहते हैं या ऊन की कताई कहते हैं। फिर ऊन को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, काटने के बाद ऊन को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के बाद ऊन को छाटा जाता है। रेशेदार और मुलायम बालों
को कारखानों में भेज दिया जाता है, रेशेदार और मुलायम बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद उनको सुखाया जाता है, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, सुखाया जाता है, हाँ उनको सुखाया जाता है और तब उनको सीधा करके सुलझाया जाता है, सुलझाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, छटाई कहते हैं, छटाई, उसको क्या कहते हैं, छटाई। अभिमार्जन के बाद छटाई होती है दोस्तों। छटाई के बाद क्या होता है, छटाई के बाद क्या होता है, बर की छटाई होती है, उसके बाद बर की छटाई होती है। बर की छटाई यानी उसको सुखाया जाता है, उसको सीधा करके मुलायम बनाया जाता है ना, रेशेदार और मुलायम बालों कारखानों में भेज दिया जाता है और वहाँ से अलग करते हैं, है ना, अलग करते हैं। फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है, फिर लपेटकर उसे धागा बनाया जाता है, जैसे रीलिंग कहते हैं। नहीं देखो, उसके पहले रंगाई करते हैं, पहले रंगाई करें, है ना, इसके बाद जो बर की छटाई के बाद रंगाई करें और रंगाई करने के बाद फिर लपेटकर उसे धागा बनाया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं, जिसे रीलिंग कहते हैं, है ना। तो उसे धागा बनाया जाता है जिसे रीलिंग कहते हैं। फिर उस लपेटकर, इसके बाद रंगाई के बाद फिर उसे लपेटकर धागा बनाया जाता है जिसे रीलिंग कहते हैं, है ना। लंबे रेशों से तागे के स्वेटर के ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों के धागे ऊन वस्त्र के रूप में भी कई प्रकार की चीज़ें बनती है दोस्तों, है ना। ऊन से फिर वस्त्र बनते हैं, सालें बनती है, तो ये पता होना। तो ये एनसीईआरटी में ये एक प्रदर्शित किया गया, यानी प्रक्रिया दी गई है, प्रक्रम दिया गया है, तो इसको याद रखना है। ऊन की कटाई के बाद अभिमार्जन, अभिमार्जन के बाद छटाई, छटाई के बाद बर की छटाई, छटाई के बाद रंगाई और रीलिंग। तो ये एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, क्या क्या पहले करते हैं करके, तो ये अपने को पता होना, ये अपने को पता होना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, ये इक्वेशन, ये के बाद ये के बाद ये के बाद ये के बाद ये के बाद, समझ में आया, है ना। तो इससे इतना ही था। अब बात करते हैं अपन रेशम की दोस्तों। रेशम, तो आपको बता दूं, रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना फाइबर होता है। रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना एक फाइबर होता है। ये रेशम के कीड़े द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, ये रेशम के कीड़े द्वारा बनाया जाता है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कीमती है ये। रेशम से बने कपड़े बहुत आकर्षक और कीमती होते हैं दोस्तों, आकर्षक और कीमती होते हैं। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के पालन, ये रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये पता होना। उसके बाद आपको बता दूं, रेशम के कीड़ों को मुख्य रूप से शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है दोस्तों। रेशम के कीड़ों को मुख्य रूप से शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़े अपने मुंह से लार स्रावित करते हैं, रेशम के कीड़े अपने मुंह से लार स्रावित करते हैं। हवा के संपर्क में आने पर वह लार सूख जाती है और कीड़े के शरीर पर लिपट जाती है, इस अवस्था को कोकून कहते हैं, है ना। जो उसके आजू बाजू जो कवच बन जाता है उसको कोकून कहते हैं, कोकून। तो यहाँ पे बताया गया है रेशम कीट का जीवन चक्र बताया गया, उसका जीवन चक्र कैसा रहता है करके, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेशम को सिल्क भी कहते हैं, है ना। रेशम सिल्क ये जंतुओं से प्राप्त होता है एक प्रकार का। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। इसका जीवन चक्र कहते हैं, देखते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है, ये पता होना। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं ये याद रखना है, इसको कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। किसको? मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों रेशम कीट रेशम कीट अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार है दोस्तों। उसके बाद वो अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जिसे प्यूपा या कोशित, उसको क्या कहते हैं, प्यूपा या कोशित कहलाता है। प्यूपा या कोशित कहलाता है, क्या कहलाता है? प्यूपा या कोशित प्यूपा या कोशित कहलाता है दोस्तों। प्यूपा या कोशित कहलाता है, याद रखना है। उसके बाद अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करते हैं, जिसे कोकून कहते हैं, ये पता होना, जिसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो रेशम को पाने के लिए, है ना, तो देखो
इस अवस्था में आ जाता है तो कोकून बनाता है दोस्तों। तो रेशम को पाने के लिए कोकून वाले कीड़ों को यानी कोकून कहते हैं उसको। कभी पूछा रेशम कहाँ से खींचा जाता है, निकाला जाता है? कोकून से प्राप्त किया जाता है। कभी ऐसा पूछा रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोकून से प्राप्त किया जाता है, ये पता होना। कहाँ से? कोकून, है ना। रेशम के कीड़ों से मिलता है प्राकृतिक प्रोटीन रेशा होता है ये, है ना। इसको सिल्क रूट भी कहते हैं। रेशम के कीड़े के लार्वा द्वारा बुने हुए कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े के लार्वा द्वारा बुने हुए कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, ये याद रखना है। कभी पूछा कोकून से प्राप्त किया जाता है, ये पता होना, है ना। रेशम जो है फाइबर प्रोटीन से बना होता है, मैंने बता दिया। ये फाइबर प्राकृतिक प्रोटीन यानी फाइबर प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद इसे बुनकर रेशम के धागे से रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। बुनकर लोग जो है रेशम के धागे से रेशम वस्त्र बनाए जाते हैं दोस्तों। बुनकर लोग जो है बुनकर रेशम के धागे से रेशम वस्त्र बनाए जाते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, जो हरियाणा में आता है। बुनकरों का शहर पूछा कभी, पानीपत को कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद लास्ट है भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का नंबर तीसरा है दोस्तों। सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन यानी नहीं, रेशम नहीं, भेड़ों की बात हो रही है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था जो मैंने यहाँ मेंशन किया हूँ। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। पहला सबसे ज्यादा भेड़ है चीन में, दूसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया में, तीसरे नंबर में है कहाँ? तीसरे नंबर में है भारत। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पाली जाती है उसका नाम मेरिनो है। मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है, कभी पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो भेड़ है ना। मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिससे ऊन उनके लिए पाला जाता है। तो भारत का नंबर तीसरा है। तो इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों। बुक में भी इतनी चीज़ें दी हुई है जो परीक्षा के हिसाब से अपने को पता होना, बस वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश किया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। कभी पूछा शहतूत की पत्ती जो होता है और रेशम कीट का भोजन होता है दोस्तों, है ना। रेशम कीट का भोजन होता है, शहतूत की पत्तियां जो होता है और रेशम कीट का भोजन होता है, ये पता होना, है ना। शहतूत का वैज्ञानिक नाम पता होना अपने को। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था। शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा, है ना। मोरस एल्बा किसका है? ये शहतूत का वैज्ञानिक नाम, जो शहतूत की पत्तियां होती है ना, शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा। तो इस लेक्चर में इतना ही है, यानी इस लेक्चर में, इस चैप्टर में इतना ही है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं मैंने काम को बता दिया, किसको क्या बोलते हैं आप याद रख लेना। देखो कहाँ कौन सा पाए जाते हैं। ये भेड़ों की कुछ नस्ल थी, इसको ही बताया मैंने। ये प्रक्रम याद रखना है। रेशम के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। सेरिकल्चर कहते हैं, कहाँ से खींचा जाता है? कोकून से। ये सब जो बताया मैंने। राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, आप देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी क्लास 7 का, उष्मा का मतलब दोस्तों हीट होता है ना। तो ऊर्जा का एक रूप है ये भी, जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। काय कारण? ताप के कारण होता है। तो क्लास 7 विज्ञान में हमको उष्मा पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 4 में। उष्मा यानी ऊर्जा का एक रूप है ये। उष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु के तापमान को बदलता है। यानी क्या बोला मैं? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु के तापमान को बदलता है। उष्मा से गर्मी की अनुभूति होती है दोस्तों। उष्मा से गर्मी की अनुभूति होती है। उष्मा का स्थानांतरण एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। उष्मा का स्थानांतरण एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, यही बताया गया इस चैप्टर में। तो देखो सबसे पहले उष्मा का मतलब होता है हीट, या उष्मीय ऊर्जा, या हीट एनर्जी भी बोलते हैं उसको। ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूप की तरह उष्मा का भी एक प्रवाह होता है दोस्तों। उष्मा का भी प्रवाह होता है। जैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार उष्मा का प्रवाह भी होता है, याद रखना है ना। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं दोस्तों। थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर क्या है? तापमान मापने वाले उपकरण जो थर्मामीटर कहते हैं दोस्तों। यह तापमान की प्रवणता को नापता है। थर्मामीटर का इस्तेमाल शरीर का तापमान नापने के लिए किया जाता है। तापमान नापने के लिए किया जाता है। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं दोस्तों। पहले मुंह में लगाते थे, जिसमें
जिसमें क्या रहता था, पारा होता था। देखो थर्मामीटर में पारा होता है ना, पहले वाले आजकल डिजिटल वाले आ गए, थर्मामीटर में पारा होता है। उपयोग किए जाने वाले तापक्रम से सेल्सियस स्केल जिसे सी से रिप्रेजेंट किया दर्शाया जाता है, उसका मात्रक सेल्सियस होता है दोस्तों, सेल्सियस। थर्मामीटर से सिर्फ 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक सेल्सियस तक का ताप नाप सकते हैं, मात्र इतना नाप सकते हैं, है ना, इतना नाप सकते हैं। 35 से लेके 42 डिग्री 35 सेल्सियस तक के का ताप नाप सकते हैं दोस्तों थर्मामीटर से, है ना, जो बुखार नापने में यूज़ होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री होता है। कुछ कुछ मनुष्य में अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज बताया गया 37 होता है ना। इसको फ़ारेनहाइट, इसको अगर अपन उसमें कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पता होना दोस्तों। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये वो है सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.8 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, +32 किया जाता है, ये फार्मूला है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है अपने को, तो सबसे पहले से ये ले लिए सेंटीग्रेड, जैसे 37 मल्टीप्लाई 1.8 +32, ये है इक्वेशन दोस्तों, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। अगर पूछा सेल्सियस तापमान अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें सेल्सियस तापमान को 1.8 से गुणा करते हैं, फिर उसमें 32 जोड़ते हैं, है ना, तो ये बन जाता है फ़ारेनहाइट दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा तो 310 केल्विन होता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें 273.15 को जोड़ा जाता है ना, किसको, ये इसमें सेल्सियस में 273.15 को जोड़ा जाता है, 273.15 को जोड़ा जाता है, तो केल्विन में बन जाता है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रयोगशाला तापमापी जो होता है, ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों, है ना। ये प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है उसके बारे में बताया गया, वो कितने से कितना रहता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, इसलिए मैं आपको ये बताया, समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं उष्मा का स्थानांतरण का मतलब होता है उष्मा या तापीय ऊर्जा एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना, ये 3 तरीके से जा सकती है दोस्तों। एक तो चालन करके, है ना, दूसरा संवहन करके, तीसरा विकिरण के माध्यम से, है ना। तो ये 3 तरीके से जा सकती है। एक तो सबसे पहले चालन से, दूसरा है संवहन से, है ना, तीसरा है विकिरण से। 3 तरीके से जा सकती है। तो देखो, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे चालन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो चालन के बारे में बताया गया यहाँ पे सबसे पहले, है ना। तो चालन के बारे में बताया गया है, या है ना, चालन का बारे में बताया गया है दोस्तों इसमें। तो क्या समझ में आया, उष्मा का स्थानांतरण का प्रक्रम। उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया में उच्च तापमान वाली वस्तुओं से कम तापमान वाली वस्तुओं की ओर उष्मा का प्रवाह होता है, उष्मा का चालन होता है, प्रवाह होता है, उसे ही उष्मा का स्थानांतरण कहा गया है। ये बात याद रखना है ना, ये बात याद रखना है कि उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर, है ना, ये याद रखना है, उसे ही उष्मा का स्थानांतरण कहा गया है। जो पदार्थ अपने से होकर, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आ गई यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उसे उष्मा का चालक कहते हैं दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा गुजरती है ना, विद्युत धारा, जैसे एक चालक नाम सुना होगा आपने, तो उसमें विद्युत धारा की बात की गई थी, इसलिए मैं आपको बताया। जिस पदार्थों से होकर विद्युत धारा गुजरती है उसे चालक कहते हैं। इनमें से विद्युत आवेश आमतौर पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बहते हैं दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बहते हैं। चालक में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपन ने चालक पढ़े हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे चालक के उदाहरण जैसे कि तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, मानव शरीर भी इसके ही आता है, ग्रेफाइट भी आता है इसमें, है ना, ग्रेफाइट भी आता है ना, आयरन, लोहा,
लोहा, कॉपर, ग्रेफाइट, है ना। तो यहाँ बताया गया जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा की बात हो रही है अभी, जब भी मैं उसकी बता दिया आपको वहाँ पे विद्युत धारा की बात, तो उसी से संबंधित है वो। तो उष्मा की आसानी से जाने देते हैं, उसे चालक कहते हैं, उष्मा का चालक कहते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, है ना ये। उसके बाद जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं, उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर अपने पढ़े विद्युत धारा या उष्मा आसानी से नहीं गुजरती उन्हें कुचालक कहते हैं। विद्युत धारा या उष्मा आसानी से नहीं गुजरती उसे कुचालक कहते हैं। उन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है, ये कुचालक को इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं दोस्तों। जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, वायु, रुई, हवा, ऊन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लकड़ी, प्लास्टिक, कुचालक के कुछ उष्मारोधी भी हैं दोस्तों, ये सब उष्मारोधी होते हैं। क्यों उष्मारोधी होते हैं? कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत इन पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती, है ना। हीरा एक अधातु है, जैसे कि हीरा एक अधातु है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए बिजली का सबसे अच्छा कुचालक है ये। हीरा बिजली का सबसे अच्छा कुचालक होता है हीरा, है ना। तो ये देखो, फिर देखो नेक्स्ट, उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो संवहन क्या होता है दोस्तों? संवहन क्या होता है? तरल पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण की विधि को संवहन कहते हैं। तरल पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण की विधि को संवहन कहते हैं। यह एक मुख्य विधि है। तो कभी पूछा संवहन क्या है, तो उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है जिसमें तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा उष्मा का लेन देन होता है। दोस्तों, इसमें उष्मा का लेन देन होता है। तो ये मैंने बताया था उष्मा, है ना, उष्मा के बारे में। तो तरल पदार्थों में, ठोस में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि है ना। ठोस में संभव नहीं है लेकिन तरल पदार्थों में संभव है, इसीलिए उसको संवहन कहा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है समुद्री समीर की बात करते हैं। तो समुद्री समीर या सागरी समीर भी बोलते हैं, यानी समुद्री हवा दिन के समय चलती है, ये पता होना, दिन में चलती है। दिन के समय समुद्र के तट की ओर बहने वाली हवा होती है। समुद्र से तट की ओर बहती है, ये याद रखना है। समुद्र से तट की ओर, जो तट रहते हैं ना, है ना, समुद्र से चलने वाली हवा जो तट की ओर आती है उसे समुद्री समीर कहते हैं, दिन में चलती है ये। अब ये थल समीर बोलते हैं, अपन थल समीर की बात करते हैं। थल समीर रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली हवा, है ना, रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को थल से समुद्र की ओर चलती, रात में चलती है, इतना याद रखना है। इसे स्थानीय हवा भी बोलते हैं दोस्तों। थल समीर को स्थानीय हवा भी बोलते हैं, स्थानीय हवा भी कहते हैं दोस्तों, बस इतना याद रखना है। क्या होता है, रात में जमीन का दाब कम हो जाता है ना, और समुद्र में कम दाब होता है, इसलिए वो इधर से उधर चलती है। दबाव में अंतर के कारण हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है दोस्तों, इसमें, है ना। तो बस समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं, सूर्य से हम तक उष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आता है दोस्तों। सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण कहते हैं। विकिरण जो है ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों या कणों के रूप में यात्रा करता है, हमारे चारों ओर होता है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं, ये, है ना, हो सकते हैं दोस्तों। विकिरण के संपर्क में अपन विकिरण के कुछ उदाहरण जैसे कि बताया, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनिक किरणें हो गया, है ना। इसके अलावा रेडियो, एक्सरे, गामा रे, ये सब है। तो विकिरण, ये प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। ये वाली चीज़ बात करते हैं। गहरे रंग की वस्तुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, गहरे रंग की वस्तुएं सबसे ज़्यादा उष्मा देती है, इसलिए इसको सर्दियों में यूज़ करते हैं। और हल्के रंग की वस्तुओं कम उष्मा देती है, इसलिए इसको गर्मी में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये पता होना। तो आपको बता दूं, सभी गाढ़े रंग उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। गहरे रंग या गाढ़े रंग उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सर्दियों में तापमान कम होने से गाढ़ा रंग जहाँ से भी उष्मा प्राप्त होती है उसे अवशोषित कर लेता है, आसानी से फिर उत्सर्जित भी नहीं करता, है ना। काला रंग और गहरा रंग जो है उष्मा के अच्छे
अवशोषक होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं, इसीलिए वो सर्दियों में पहनते हैं। वहीं हल्के रंग ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर परावर्तन कर देते हैं दोस्तों। ऊष्मा का अवशोषण ना करके, हल्के रंग ऊष्मा का अवशोषण ना करके उसको परावर्तन कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद या अन्य हल्के रंग आरामदेह होते हैं दोस्तों, आरामदेह होते हैं। इस कारण आरामदेह होते हैं, हल्के रंग आरामदेह होते हैं। तो ये समझ में आ गया, हल्के रंग की वस्तुएं गर्मी में, है ना, कम ऊष्मा ज़्यादा ऊष्मा, ये समझ में आया। उसके बाद आपको बता दूं और क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में इतना ही था, कुचालक ये था, थल समीर, है ना। इसके बाद देखो, सर्दियों में ऊन वस्त्र हम यानी सर्दियों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो सर्दियों में ऊन वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं दोस्तों, उष्ण बनाए रखते हैं, गर्म करके रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मारोधी है। ये ऊन जो होता है दोस्तों उष्मारोधी होता है। जो ऊन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, ऊन जो होता है वो उष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु यानी फंसी रहती है। ऊन के जो रेशे होते हैं दोस्तों, जैसे साल हो गया, कुछ अपन पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो उसमें जो ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी होती है, जिसे ट्रैम्प कहते हैं, जिसे ट्रैम्प कहते हैं दोस्तों। ट्रैम्प का मतलब है वायु फंसी होना, है ना। या हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है दोस्तों, विकृत होने से रोकती है। क्या समझ में आया? जो वायु फंसी रहती है ना, यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः उष्णता का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है हमें, है ना। गर्मी का अनुभव इस कारण होता है। अब समझ में आ गया। जैसे कि अपना शरीर हो गया, अब यहाँ पे अपन ने ये पहन लिए स्वेटर, है ना, और यहाँ पे तापमान ठंडा है, तो यहाँ पे जो स्वेटर पहने अपन ने ऊन वाला, है ना, ये कपास का ऊन वाला, तो इसमें फंसी होती है एयर फंसी होती है, उसको ट्रैम्प कहते हैं दोस्तों। ये हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है और हमें उष्णता का अनुभव करवाती है, गर्मी का अनुभव करवाती है ना, गर्मी का अनुभव करवाती है, ये पता होना। तो इस चैप्टर में इतना ही था, काम की चीज़ें जो भी मैंने बताने की कोशिश किया, याद रखना है ये, है ना। बाकी बड़ी क्लास में अपन जाएंगे, अभी 7वीं के हिसाब से इतना ही था, 8वीं क्लास में और डिटेल में दिया हुआ है, फिर 9वीं 10वीं। तो 2 लेक्चर मैंने डिस्कस किया इस लेक्चर में, रेशो से वस्त्र तक के और उष्मा। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम अम्ल और क्षार और लवण डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्ते।